दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं आज की मार्केट का हाल, उससे बाद में एक लूंगा क्वेरी के बाद में फिर आ जाएंगे सब्जेक्ट पर, ठीक है ना, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा भी ना हो और आप लोग बोर भी ना हो। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि आज की मार्केट में थोड़ा सा डेंट पड़ा है। डेंट क्यों पड़ा है? जाहिर सी बात है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और प्रॉफिट बुकिंग के अलावा मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रॉफिट बुकिंग तो हमारे इंडियंस करते हैं तो उतने ज्यादा खरीदारी भी हो जाती है, बट कहीं ना कहीं आपके एफआईआई की सेलिंग रही है। देखते हैं क्या सिचुएशन रही है। तो मात्र 18 पॉइंट गिरा है आपकी निफ्टी में, 34 पॉइंट गिरा है सेंसेक्स में और 406 पॉइंट गिरा है बैंक में। सीधी सी बात है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और आईटी सेक्टर पहले तो ज्यादा चला था, लेकिन उसके बाद में 429 पॉइंट का क्लोज देकर के 37,299 पर बड़े दिनों के बाद हमें दिखाया। लेकिन अभी भी इसने एटीएस नहीं टच किया है, ठीक है ना। जब ये 38,000 4,000 को क्रॉस करेगा, सॉरी 40,000 को क्रॉस करेगा, तब जाकर के फिर समझ लेना कि आईटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया है, ठीक है। उसके बाद में स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ा सा जरूर हो रहा है, पिक रहा है, ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है। लेकिन एफआईआई ने 2000 करोड़ की सेलिंग करी है, 648 करोड़ की आपके डीआईआई ने बाई करी है। वहीं पर ही अब हम ले लेते हैं आज की क्वेरी को। क्वेरी आपको पता ही है, धनंजय सिंह सर ने इनका भी कल भी काफी सारा इनको लोगों ने किया था, अपना सपोर्ट किया था। सर I am Air Force pensioner. Okay, redemption is planned from escaping the danger of Harry Dent in 2024। बाद में इन्होंने इसको करेक्ट करके 25 किया है। उसके बाद में इनको रंधवा सर ने बेसिक इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टेड रखो, जो प्रॉफिट कमाया है उसे सेफली लिक्विड या शॉर्ट टर्म फंड में ट्रांसफर कर लो, ये सलाह दिया है रंधवा सर ने। अब कर लेते हैं इस पर डिस्कस, ठीक है। तो सर सबसे पहली बात तो धनंजय सर आपने अपनी एज को बताया 57 ईयर्स, तो 57 ईयर्स बताया है। तो अभी जहां तक मुझे आपके फंड्स का तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट कुल मिलाकर के 57 ईयर्स में आपके जो इक्विटी का पोर्शन है, वो पोर्शन आपका अकॉर्डिंग टू जो थंब रूल है, थंब रूल के मुताबिक आपका 43% इक्विटी में होना चाहिए, बाकी 57% आपका सेफ इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट। क्योंकि ये अगर थंब रूल है तो सबके लिए लागू होता है, वो बात मैं आपको जरूर एडवाइस करना चाहूंगा। अब आप अपना कैलकुलेशन कर लें, एक तो गोल का कैलकुलेशन कर लें, दूसरा आप क्या इक्विटी पर ही डिपेंडेंट है या उसके बाद में आपके साइड में भी बाकी पैसे हैं। अगर वो वहां पर हैं तो मैं अभी भी बोलूंगा, क्योंकि अभी आप अगर इतने समझदार हैं, आप रिटायर्ड हैं, आप जो सर्विस पर्सन हैं, तो पक्का आपने अपना एक तो आपको आपकी अपना पेंशन होगी, नंबर 1। खर्चों की आपको कोई चिंता नहीं, मोस्ट प्रोबेबली मैं अपना अंदाज बता रहा हूं। बाकी सेविंग का और इन्वेस्टमेंट का जो सवाल है वो आपका अभी जो 43% इक्विटी में होना चाहिए, 50% आपका सेफ इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड में होना चाहिए, गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में होना चाहिए, लाइक जैसे आपका हो गया एफडी हो गया, केवीपी हो गया, एनएससी हो गया, ठीक है ना। तो नहीं तो आरबीआई का आप उनका भी एक आध जो प्लान है आरबीआई का, उसको भी ले सकते हैं। तो उनके भी जो कुछ बॉन्ड वगैरह जारी होते हैं, तो जो कि जहां पर आपको सेफर रिटर्न मिले वहां पर आप थोड़ा सा मूव करें, कि मतलब अगर आपने वैसे जो कर रखा होगा आई थिंक। अब रही बात की, अब आ जाते हैं, सीधी बात है, ये हो गई एडवाइस हो गई, क्योंकि अभी मैं इसको क्लोज करना चाहता हूं। मेन बात क्या है कि जैसे आपने सबसे पहली चीज तो क्या है कि देखिए इक्विटी में रिस्क तो है ही, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और अभी रिस्क एपेटाइट आपकी कितनी हो रही है, मेन बात क्या हो रहा है, रिस्क एपेटाइट आपकी कितनी हो रही है, उस चीज को लेकर के चलना बहुत जरूरी होता है। आज मैं आता हूं, सब्जेक्ट भी आप पर ही पड़े है कि क्या मार्केट में बबल एक्चुअली है या उसका अफवाह, उस पर मतलब जो चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहली बात क्या है कि जो थंब रूल है, मैं तो ये बोलना चाहूंगा 43% आप ये स्ट्रॉन्ग उसमें लगाइए। और फंड्स का एक्चुअली मेरे को याद नहीं आ रहा कि आपके पास कौन कौन से फंड्स आपने बताए थे, नहीं तो फिर जरूर उससे एक आकलन लग जाता कि आपका रिस्क कितना आप ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू एज। आई थिंक एज आपने उस समय नहीं बताया होगा। एंड चलिए ठीक है, देखते हैं, अभी बातचीत तो जो है चल ही रही है, फिर उसके बाद में तब देखा जाएगा। एंड थोड़ा सा क्या है कि जैसे मान लिया एज के मुताबिक जो हो जाता है ना, उसी हिसाब से उस टाइप के फंड्स में उस टाइप के
कैटेगरी के फंड अगर हम ले लेते हैं तो हमें फिर दिक्कत नहीं। अब सारा सारा अगर मान लिया स्मॉल कैप में हो गया या मिड कैप में हो गया तो थोड़ा सा क्या हो जाता है कि जैसे मान लिया उसमें गिरावट थोड़ा ज्यादा आ जाती है जब ऐसी कोई सिनेरियो आती है। तो अब रही बात की अब जो चर्चा कर लेते हैं आगे, अभी जो है क्लियर कर ही लेते हैं। तो हैरी डेंक जी का जो यूएस के इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने जो बात प्रेडिक्शन किया था 2025 के जनवरी नहीं तो मिड 2025 तक एक काफी तगड़ा क्रैश आने की संभावना, जो कि 2008 से भी भयंकर होगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप देख लीजिए कि हर्षद मेहता वाला जो कांड हुआ था उस समय हमारी मार्केट ने थोड़ा सा टाइम लिया था, लेकिन उसका मेरे को आइडिया नहीं है। लेकिन जब Y2K आया था, जिसको bubble.com इन्वेस्टमेंट की भाषा में बोला जाता है, तो Y2K उस समय कंप्यूटर की हम लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई थी। वहां पर यही हुआ था, बाइनरी नंबर लेता है तो बाइनरी नंबर लेता है तो 00 से कैसे वो करेगा, पढ़ेगा कैसे, ये कैसे होगा, उस टाइप का एक टाइप की अफवाह वगैरह फैल गई थी और भी कई इश्यूज आए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि वहां पर काफी ज्यादा डेंट लगा था, खास करके IT सेक्टर को लगा था। उसके बाद में उससे उबरे भी नहीं थे कि आपका अमेरिका के ट्विन टावर पर 9 सितंबर हो गया और हमारे इंडिया में अनफॉर्चुनेटली वहां पर जहां तक मेरे को याद आ रहा है 13 दिसंबर हो गया था। तो ये सारे सिंड्रोज हो गए थे। फिर उसके बाद में क्या किया था, इन्वाइट कर दिया था अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर, ठीक है ना। और तो भी ये सारे सिंड्रोज आए थे। फिर उसके बाद में इराक का भी इशू हो गया था। तो इसके बाद में ये उठता है, सवाल ये उठता है कि रिकवर होने में मार्केट ने कितना टाइम लगाया था। अब देखिए इतने सारे इवेंट होने के बाद में भी 2003 में आपकी मार्केट रिकवर कर गई थी और 2003 से लेकर के 2007 तक, 2008 के फर्स्ट टर्म तक अच्छा खासा रिटर्न दिया था, इन्वेस्टर्स को माला माल कर दिया था मार्केट ने, ग्लोबल मार्केट ने, ना केवल इंडियन मार्केट ने, बाकी ग्लोबल मार्केट ने, ठीक है। तो अब इन सिनेरियो को देखिए कि मुश्किल से 1-2 साल में मार्केट ने रिकवर कर लिया है। अगर मैं 2000 से 2001 के बीच में करूं तो 2002 आते आते मार्केट ने रिकवर कर लिया था। वहीं पर अगर मैं बात करूं 2008 का, जो अमेरिका के 2 बैंक, बहुत बड़े बैंक जो है कोलैप्स हुए थे और वहां पर हालात इतने बिगड़ गए थे कि उस समय सरकार से हालात सुधरे नहीं थे इंडियन गवर्नमेंट से। तो ब्लैक रॉक के CEO होते हैं लैरी फिंक। लैरी फिंक को इन्होंने इनवाइट किया, बोला यार आकर के इसके बाद में हमारी अर्थव्यवस्था को संभालो, हम आपके एहसानमंद रहेंगे। तो उन्होंने आकर के जो टिप्स वगैरह दिए थे, अभी आपने देखा होगा क्रिप्टो में लैरी फिंक जी का बोलबाला हुआ है, ठीक है। और लैरी फिंक जी का मूव जो है ना, उनको बहुत बड़ी समझ है, उनको बहुत बड़ी हस्ती है। वर्ल्ड के जितने भी जगहें हैं, जितने भी मैसिव इन्वेस्टमेंट हैं, यहाँ तक कि क्रिप्टो में भी उन्होंने अभी अपना कर दिया है। तभी देखो इतने हाई लेवल तक लेकर के क्रिप्टो को चले गए हो, बुल्लन आ गया करके। तो लैरी फिंक जी का नाम इसलिए आ रहा है कि अब अगर 14 साल से ये जो है हैरी डेंक जी बोल रहे हैं कि अगर 14 साल से अमेरिकन सरकार ने इंजेक्शन पर यूएस इकोनॉमी को जिंदा रखा हुआ है, ठीक है। अब यूएस इकोनॉमी को अगर 14 साल पर रखा हुआ है तो डी-डॉलराइजेशन आज भी, रसिया देखो जोर लगा रहा है कि यस हम डी-डॉलराइजेशन कर दें। चाइना देखो कितना जोर लगा रहा है, कितनी बड़ी इनकी ये है। और भी क्या कंट्रीज नहीं कर रहे, सारे कर रहे हैं। लेकिन डॉलर तो डॉलर है, आज भी डॉलर की खुशबू, डॉलर की महक, डॉलर का नाम, डॉलर का ये आज भी चल रहा है, इतना होने के बाद में भी चल रहा है। तो अब और सारे भी इकोनॉमिस्ट हैं। रही बात, मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी इस पर अगर मैं इन चीजों पर ना जाऊं, यथार्थ में हम बात करें, जितने हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हैं, जो हमारा पैसा हम उस पर सोचते हैं और यही से ही निकल करके आ जाएगा धनंजय सर का ये जो इतना बढ़िया इसका ये चला है, डिस्कशन चला है। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि हम लोग एक टीम के जैसे काम करते हैं मतलब जो हमारा ये है व्यूअर और सब्सक्राइबर की ये टीम है, तो हमारा सबका एम यही होना चाहिए कि टू एवरीवन अचीव मोर, जो कि एक सिंपल सा फार्मूला है। ये अथराइज फार्मूला तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन अब वर्ड्स को जोड़ करके बताया गया है कि एवरीवन अचीव मोर, टीम, दैट इज कॉल्ड टीम। तो अब इस टीम में अचीव मोर में हम क्या कर सकते हैं। अब या तो एक सिनेरियो हम ले लें
कि नहीं यार मार्केट गिर जाएगी, मार्केट ये हो जाएगी। तो आज के सीन में देखो प्रॉफिट बुक हुई है, एफआईआई नहीं आ रही हैं, एफआईआई निकल रही हैं। कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है, कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि अभी माहौल सही नहीं है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर हैं जो कि दम भरने का सांस ही नहीं ले रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं यहां से निकल करके निकल लूं, जब मेरे को डिप का मौका आएगा तो उसके बाद में करूंगा, निकलूंगा। अब ये डिप का मौका इस बजट में आएगा कि नहीं आएगा, अभी संसद का सत्र चल ही रहा है, तो इसके बाद में देखते हैं कि अगर हमें डिप का मौका मिलेगा तो हम लोग भी तैयारी बैठे हुए हैं। अब समस्या यहां पर आ रही है कि जब हम ये सोचेंगे, जब भी हम इस चीज को सोचेंगे कि यार अभी हम इसको क्या निकाल लें, क्या निकल करके निकल जाएं क्या, तो पहले भी निकलने का केवल इक्विटी से एक ही चारा है। जहां पर भी आपने पोजीशन बना लिया है उसका सिर्फ और सिर्फ एक चारा है मेरे भाई, सबको मैं बताना चाहता हूं। अगर आपका गोल पूरा हो गया है या साल 8 साल में गोल पूरा होने वाला है, तो जब आपकी मार्केट ऑल टाइम हाई पर हो तो वहां से निकल जाने में भलाई है, नंबर 1। और अगर आपके गोल में टाइम है 3 साल या 5 साल का टाइम है या उससे अबव का टाइम है, आप जैसे 4-5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हो, 5 साल के बाद का आपका टाइम जो है गोल का होराइजन है, फिर क्या दिक्कत है, पड़े रहने दो। क्योंकि कोई भी इस बात को नहीं बता सकता, जैसे देखो वर्ल्ड के हालात इस समय बिल्कुल नॉर्मल है, कहीं पर भी कोई ऐसा सीन नहीं दिखाई दे रहा है कि ऐसी कोई सीन है। अब ये महंगाई हो गई, महंगाई तो सदियों से चली आ रही है, आप क्या सोच रहे हो महंगाई आज बढ़ी है? अरे मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पिताजी बताते थे 80 के दशक में जब मेरी बहन पैदा हुई थी उस समय सूखा पड़ा था। हम लोग तो अपना किसान परिवार से, मैंने बताया हुआ है, उस समय वो त्राई त्राई मची थी कि डीजल के लिए पिताजी हमारे बताते हैं कि तकरीबन समझ लो कि बस्ती का हमारा जो पाड़े बाजार है, आरके बीके का पेट्रोल पंप है, वहां से लेकर के और इस रेलवे लाइन तक, यहां तक लाइन लगती थी डीजल के लिए। अब किसान बेचारा करे तो क्या करे, डीजल ना ले तो उसकी सूख रही है, अपना फसल सूख रही है, सूखा अलग पड़ा हुआ है, जानवरों को खाने के लिए उस समय चारे नहीं थे। तो अब उतनी बड़ी तो कोई क्राइसिस तो इंडिया में आई नहीं, ना कोई सूखा पड़ा है, ना कोई ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस है, ना कोई ऐसी सिंधियो है। गवर्नमेंट भी लोगों की चाही हुई गवर्नमेंट आकर के बैठ गई है, पार्लियामेंट का सेशन चालू हो चुका है, बजट अपने टाइम पर आएगा ही आएगा। तो फिर अब ये बात सोचने वाली है कि जब उस टाइप के सीन आएंगे तो उस सीन में देखा जाएगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बता, जब उस टाइप का सीन आएगा तो तब देखा जाएगा। अभी हमने वही करना है ना कि भाई आधी रात को खांसी आए साजे से मोबाइल वाली हाल है। तो रही बात कि मैं बार बार यही बोलता हूं कि इसीलिए मैं इमरजेंसी फंड आपका बनवाता हूं किसी भी और सिचुएशन से निपटने के लिए। इसीलिए मैं जोर देता हूं कि आप सेफ्टी फंड अपना बनाएं। इसीलिए जोर देता हूं कि आप अपना काम करना ना छोड़ें, आप अपना काम करना ना छोड़ें कि हाँ मेरे पास पैसा हो गया है, मैं सरवाइव कर जाऊंगा, मैं उसके बाद में चल जाऊंगा। नहीं, अगर ऐसा आदमी सोचता है वो आदमी क्या हो जाता है पता है, हैंड टू माउथ हो जाता है। हैंड टू माउथ मतलब रोज कमाओ रोज खाओ, ठीक है, कम खाओ गम खाओ, ठीक है। तो फिर वही होगा कि वो आदमी फिर कुछ जिंदगी में जो करने आए हैं ना वो फिर हो नहीं पाएगा। अगर आपने इस समय थोड़ा सा रिस्क ले लिया, थोड़ी सी मेहनत कर लिया, तो आपको पता है कि साल 8 साल में मार्केट को जाना है। तो इस मतलब इसे मैं एक चीज मान करके चलता हूं कि यार देखो ऐसा है, वो इकोनॉमिस्ट हैं, कोई बात नहीं है, और उन पर हमने चर्चा भी कर लिया है, उनके जो व्यूज थे वो भी ले लिया है, जो उनके थीम्स थे वो भी ले लिया है। पर सवाल ये उठ रहा है कि अगर वो सही होते भी हैं, पहली बात तो ऐसी सिनेरियो दिख ही नहीं रहे हैं। यूएस का इलेक्शन होगा, वहां की सरकार आएगी, उसके बाद में जो सीन क्रिएट होगा वो होगा। और एक बात आपको बता दूं, 2008 वाले केस में ना जितना अमेरिका में फर्क पड़ा था उसका 20% भी हमारे यहां पर नहीं पड़ा था।
इसलिए नहीं पढ़ा था कि एक तो हमारे महान अर्थशास्त्री हमारे यहाँ के आदरणीय मनमोहन सिंह जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो जाहिर सी बात है जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं और फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, अगर उनके हाथों में प्रधानमंत्री की कमान है तो अगर इस टाइप का सिनेरियो आई तो उन्होंने निपटने के लिए जो शैली अपनाई थी, लेकिन उन्होंने कोई भी क्रेडिट अपने आप में नहीं लिया। सबसे पहले बात तो मैं उस शख्स का ही देना चाहूंगा, उसने कोई भी क्रेडिट अपने आप को नहीं लिया। उसने बोला ये हमारा नहीं है, ये हमारी जनता का, ये पूरा क्रेडिट किसको जाता है? हमारी जनता को जाता है। वो भी क्यों जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ पर लोग इन्वेस्टिंग से कम किस में विश्वास रखते हैं? सेविंग में विश्वास रखते हैं। ये वर्ड है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के, और उसका नतीजा ये हुआ कि हमने जहां से भी पैसा उठाना चाहा, हमें पैसा उस समय अवेलेबल हो, क्योंकि जनता का पैसा हमारे पास था। वही अगर पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट में लगा होता, पूरा इक्विटी में लगा होता, पूरा इसमें लगा होता, तो शायद सरकार को उन मदों के लिए पैसा न मिल पाता। ये वर्ड मैं बता रहा हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के, अपने कानों से सुने हुए। आप अगर चाहेंगे तो उसको खोल करके देख लेंगे। तो फिर ऐसे सिनेरियोस कैसे आ सकते हैं? अगर आते भी है तो हम उनसे कैसे निपटे? आप बताइए किस कंट्री की हिम्मत है आज के टाइम पर? सही बताना। मैं भारतवासी हूं, कभी कभी जब बात करता हूं तो भारत की काफी अच्छाइयां देखता हूं। अब हम ले चलते हैं प्रेजेंट जो सरकार के दौर में, आपको ले चले हम 2008 में, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। हमने आपको पहले बताया था यार देखो मैं किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी का नहीं हूं, मेरा काम है ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना और ज्यादा से ज्यादा अपने व्यूअर और सब्सक्राइबर को करना, खुद को भी लाभान्वित होना, जो कि हम अपने उससे कर रहे हैं, अपनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी करना। अब आप देखिए जब 2016 वाली मंदी हुई थी, मंदी नहीं सॉरी नोटबंदी हुई थी, आज के टाइम पर कितनी कंट्रीज हैं जो कि हिम्मत कर सके कि मैं नोटबंदी कर दूंगा? किसके यहाँ पर ब्लैक मनी नहीं आता कि अमेरिका को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के, चाइना को लेकर के, दुनिया को लेकर के, सबके पास फेक करेंसीज। करके देख लो नोटबंदी, आप मान जाऊंगा आपको। लेकिन हमारे यहां पर भारत ने किया। तो जब इतने तरीके को हम लोग झेल सकते हैं, कोविड को कितने लोगों को टीका लगा है भारत के अंदर, आप बताइए कितना बड़ा अभियान था? आसान बात थी इतनी करोड़ आबादी को मैनेज कर पाना? नहीं था। किया, फिर उसके बाद में मार्केट उठ करके अपना खड़ी हो गई। तो खड़ी हो गई तो फिर रशिया यूक्रेन को बिल्कुल हमारी मार्केट ने बिल्कुल लिया ही नहीं, इजराइल हमास को बिल्कुल लिया ही नहीं, इजराइल ईरान को बिल्कुल लिया ही नहीं, चाइना के इतने डूबे उनको हमारी मार्केट में बिल्कुल हवा आने दे जाने दे। जैसे मेरा जो लौकी जब निकलता है ना बाहर, तो जब 2-4 मिलकर के उसके ऊपर हमला करते हैं ना, तब वो जाकर के घाव करता है। 1-2 तो आने दे हवा आने दे, उधर देखता भी नहीं है, वो अपनी चाल से चला जाता है। तो वही है कि हमें अपनी चाल से चलते रहना है, पहली चीज। हाँ, दूसरी चीज क्या है कि थोड़े से सिनेरियोस पर हमने भी चौकस होना है। चौकस वही होना है कि हमने भी थोड़ा सा जो भी अभी इस समय हम एसआईपी के अलावे जो है ना, जैसे मान लिया कुछ हमारे पास होता था तो उसको हम लमसम कर देते थे, लेकिन अभी उसको हमें थोड़ा सा रोक करके चलना है जब तक बजट नहीं हो जाए। मेरी सलाह आप लोगों को यही है। तो मैं कुल मिलाकर के इसको, जो भी वो है अपना सब्जेक्ट है, आप लोग देख ही रहे हो, तो कुल मिलाकर के इसको मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूं। मैं अपने डॉग लौकी से सीख रहा हूं। ठीक है यार, हवा आने दे, हम इंडियंस हैं। ठीक है, अब देखते हैं धीरे धीरे आप लोगों की सारी जो है क्वेरीज लेता रहूंगा, कवर करता रहूंगा। जिसका जो भी संदेह उठता है, मन में उथल पुथल होती है, उसको जरूर अपने, क्योंकि सबसे बड़ा क्या होता है, आदमी निवेशित होने के बाद में ना उसके मन में उथल पुथल जरूर होती है, क्योंकि अगर उसको इक्विटी की समझ नहीं होती है, फिर वो इन सिनेरियोस को इकट्ठा नहीं कर पाता है। फिर वो इकट्ठा नहीं कर, देखो यार, सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताऊं कि ऑपरेटर भी सोचता है यार मैं कैसे इनको ट्रैप करूं, और ट्रैप करूं मतलब मार्केट का कोई भी जैसे सिनेरियोस से ही अंदाजा लगा सकते हैं कैसे, क्योंकि ये वायदा कारोबार चलता है भाई। तो मार्केट को जो है ना, हम खाली अंदाजा लगा सकते हैं, और यही अंदाजा ही हर कोई लगाता है। आपका फंड मैनेजर भी वही लगा रहा है, वो भी वही लगा रहा है, वो भी और समझ तकरीबन सबकी वही है। आप क्या सोच रहे हो? वो क्या पूरा अर्थशास्त्र ला करके आपके इसमें डाल दे रहा है? नहीं, उसने भी एक बार
शेयर्स का सिलेक्शन कर लिया है, एएमसी उसकी हो गई है, फंड में एक बार आईपीओ एनएफओ खुल गया है, एनएफओ खुलने के बाद में पैसा आ गया है। अब वो खाली परसेंटेज को अप डाउन करता है या कभी वो शेयर की चर्निंग कर देता है, इस शेयर से उस शेयर में, उस शेयर से उस शेयर में। वो भी अपने मजे लेता है अपने भी बच्चों के पास, मतलब जो है चलो भैया ठीक है चलते हैं, अपना घूमता फिरता है, ऐसा करता है। ऐसा कुछ नहीं है वो हमेशा रात दिन तुम्हारे पैसे ही मैनेज करता रहता है, नहीं। बात मेरी समझ रहे हैं? हाँ उसको समझ है, इकोनॉमिस्ट है, समझ है, वर्ल्ड सिंधु की समझ है, पैसे की समझ है, इसकी समझ है, धीरे धीरे आपको भी समझ आ जाएगी। यही बात तो मैं बार बार बोलना चाहता हूँ। पक्का 100% आपको दे दे रहे। जैसे ही इक्विटी वोलेटिलिटी आपको समझ में आ गई तो यस, जुगानी टॉक्स ऐसा मंच है कि आपको उन चीजों पर पक्का लेकर के बिल्कुल खरा उतरेगा। यस यार, आप हर चीज को समझ जाएंगे, बस खाली सिर्फ और सिर्फ चलते रहे। क्यों? क्योंकि अभी देखो यार, मैं जो सही बता रहा हूं, अब जो 2025 में डिप आएगा तब देखा जाएगा। अभी हम सबसे पहले तो अपने बजट की रैली को एंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद में बजट के दिन को देखेंगे क्या चलता है, जैसा हमें मिलेगा उस हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जो है ये बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी